व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास से असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसी थॉट के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है 72nd बीपीएससी के लिए जो है टेस्ट सीरीज जो हम लोग लगा रहे हैं 2026 में, जो कि अभी हाल ही में 26 जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं जो शुरू में जो लाइन बोली हूँ, मोटिवेशनल जो लाइन बोली हूँ, उसका यही मतलब है कि हम जो है अपने निरंतर प्रयास से जो है किसी भी जो है लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी कठिन क्यों ना हो लक्ष्य है। और आपको पता होगा मात्र जो है 50 डेज बचे हुए हमारे एग्जाम में, मगर यही 50 डेज जो है हमारे लिए जो है बिल्कुल नींव का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है इसी 50 डेज में जो है अपने जो है एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं। इसी में जो हम लोग जो है अपने इसमें जो है हार भी मान सकते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बस आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए, और लास्ट समय इसमें जो है बिल्कुल अपने आप को जो मजबूत रखने की जरूरत पड़ती है। तो अपने अपने जो है बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल ढील ना दें, और यही जो 50 डेज है आप लोग को जो है आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, और जो पीडीएफ में जो है आपका नाम जो है दर्ज करवा सकता है। तो इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। और आज हम लोग लगाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुल 150 नंबर के 150 जो है नंबर के 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, और समय जो है 2 घंटा जो है दिया जाता है। और एक सूचना भी आई है जिसके तहत जो है अब जो है कुछ समय जो है ऑप्शन ई के लिए जो हम लोग को दिया जा रहा है, मगर कितना सच है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है उसमें शायद पता चला है कि उसमें जो है 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जो 150 क्वेश्चन के जितने भी एग्जाम है, और जितने भी जो है छोटे एग्जाम है उसमें जो है 10 मिनट जो है एग्जाम एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग के लिए क्या सूचना आती है। मैं आप लोग को जरूर सूचित करूंगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। और चलिए हम लोग देर न करते शुरुआत करते हैं। और जो है जहाँ पे एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोग को जरूर एक्सप्रेशन दूंगी, मगर जहाँ पे नहीं पड़ेगी वहाँ पे मैं बस आपको ऑप्शन बताए चलेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत हम लोग के लिए कीमती टाइम है। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग को जो है कैसे भी करके जो है सिलेक्शन हम लोग जो है पीडीएफ अपना नाम जो है दर्ज करवा ले। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें हम लोग, पंचायती राज संस्थाओं की जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन जो है अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो मुख्यमंत्री है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, राज्य वित्त आयोग है, या फिर भारत का वित्त आयोग है। तो इसका बात करें पहले नंबर क्वेश्चन की, तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु जो है अधिकृत संस्थान है। इस प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 243 आई के तहत जो है किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य वित्त आयोग जो है पंचायत राज संस्थाओं की जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के, बिहार में नवपाषाण स्थल चिरांद के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। यह गंगा, घाघरा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित है। यह मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बनी बड़ी संख्या में हड्डी के औजारों की खोज के लिए उल्लेखनीय है। या फिर यह स्थल मध्य पाषाण चरण के बिना सीधे पाषाण से नवपाषाण में संक्रमण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2 जो है इसमें सही है, बाकी ये दोनों जो है गलत है। आगे बात करते हैं कितने कथन जो है सही है, कितने कथन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सही है। यही वहाँ पे कंफ्यूजन होता है हम लोग को एग्जाम में कि सही पूछ रहा है गलत कर रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद नीचे पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद जो है आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ मैं आप लोग को बता दें 1 और 2 जो है सही है, बाकी तीसरा जो है गलत है। क्यों गलत है तो मैं बताऊँ आप लोग को क्यों गलत है। तो यह हड्डी के औजार विशेष रूप से बारहसिंगा के जो है व्यापक संग्रह के लिए जो है अद्वितीय है। और चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित एक प्रमुख नवपाषाणिक पुरातात्विक जो है स्थल है। ये हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणालियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। मनसबदारी को एक निश्चित संख्या में जो है सैनिक यानी कि सवार रखना आवश्यक था, और उन्हें जो है केवल भूमि अनुदान यानी कि जागीर के माध्यम से जो है भुगतान किया जाता था। ये हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो उल्टा दे दिया गया है, ये जो है क्या है उल्टा दे दिया गया है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। बाकी बात करें दूसरे नंबर का, जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन का जो है संकेत देता था। ये हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है सही है हम लोग का। आगे बात करें, यह प्रणाली वंशानुगत थी और मृत्यु होने पर पद पिता से पुत्र को जो है हस्तांतरित हो जाता था। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं चौथा, यह सैन्य संगठन को जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 4 जो है सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आयकर अधिनियम 2025 को 6 दशक पुराने किस कानून को जो बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था? आयकर विभाग 1951, आयकर अधिनियम 1961, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर कोड 1972, वित्त अधिनियम 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयकर अधिनियम 1961 को जो है आयकर अधिनियम 2025 में जो है 6 दशक पुराने किस कानून बदलने की अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अधिवेशनों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित पर जो है विचार करना है। तो और यहाँ पे जो है सही उत्तर हम लोग को चुनना है। नेक्स्ट बात करें बिहार में आईएनसी का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुरकर ने की थी। तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ये हम लोग का जो है 1 नंबर सही हो जाएगा। बाकी बात करें 1922 में गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी, इसके कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये भी जो हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद ने जो है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। ये भी जो है सही हो जाएगा, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है राइट, 1, 2, 3 तीनों जो है सही हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें महाजनपदों के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी 16 महाजनपद जो है प्रकृति में राजतंत्रीय थे। वज्जी संघ एक जो है, तो पहला की बात करें हम लोग तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला हम लोग का गलत हो जाएगा, पहला हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा बात करें वज्जी संघ का एक गण संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। वज्जी कहाँ था, तो बिहार में था, जिसकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। और इसकी बात करें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बता देते ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। 16 महाजनपदों में वज्जी संघ एक गण संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में जो है लिच्छवी प्रमुख थे। कथन एक सही नहीं है क्योंकि अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में स्वतंत्र राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों शामिल थे, ना कि केवल स्वतंत्र शामिल थे। यहाँ पे राजतंत्रीय बस बोल रहा है, यानी कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों शामिल थे, इसलिए हम लोग का 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग, सूची 1 को जो है सूची 1 में जो प्राचीन स्थल दिए गए, सूची 2 में जो है आधुनिक स्थान दिए गए हैं, हमको सम्मिलित करना है यानी कि मैचिंग करना है। तो इसका बात करें हम लोग अरिकामेडु कहाँ पे है, तो ये पुदुचेरी में है। नेक्स्ट बात करें लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो एका दो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ही है, बस एक ही। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एका दो तो हम लोग का इसमें नहीं है, एका दो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब इन दोनों से देखते हैं कौन सा होगा। लोथल कहाँ है, गुजरात में, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मुजिरिस कहाँ पे है, तो केरल में है, तो हो जाएगा सी का 4, इसमें। मुजिरिस कहाँ है, तो मुजिरिस जो हो जाएगा हम लोग का केरल में। और कोरकई की बात करें तो कोरकई हो जाएगा तमिलनाडु में। इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी पे, रावी नदी पे, चेनाब नदी पे या फिर सिंधु नदी पे? आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा जो है चर्चे में रहा था, ये कहाँ बनाया, किस नदी बनाया गया, तो ये जो है चेनाब नदी बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो राइट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सूची 1 में जो है आंदोलन दिया गया है, सूची 2 में जो है नेता के नाम दिए गए हैं, उसको हम लोग को जो है सम्मिलित करना है। तो पहले बात करते हैं फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन की बात करें हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का फराजी आंदोलन क्या हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा हम लोग का हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। अब पागलपंथी की बात करें तो हो जाएगा हम लोग का करमशाह, पागलपंथी करमशाह। इसके हिसाब से जो है ए का 2 इसमें है, ए का 2 इसमें है, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी। हम लोग ये आंसर नहीं होगा, बाकी ये दोनों में है। तो बहावी आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद बरेलवी हो जाएंगे। तो सी का 4 इसमें है और सी का 3 इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग का 4 सही हो जाएगा। उलगुलान की बात करें तो बिरसा मुंडा से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की।
किस इसरो मिशन ने जो है स्पेस डॉकिंग कक्षा में 2 उपग्रहों का जो है जुड़ना का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? गगनयान फर्स्ट, स्पेसएक्स, चंद्रयान 4 या फिर आदित्य L2। आपको पता है ये जो है आदित्य L2 है, ये सूर्य से संबंधित है, सूर्य के बाहरी कक्षा का जो अध्ययन के लिए। चंद्रयान 4 जो है मून पे जो है दक्षिण ध्रुव पे उतरने की जो तैयारी चल रही है उससे संबंधित है। गगनयान जो है ये हो जाएगा हम लोग अंतरिक्ष के लिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेसएक्स, जो कि डॉकिंग प्रणाली है, जो 2 उपग्रह है, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को जो जोड़ने की प्रणाली जो है डॉकिंग प्रणाली कहलाती है, वही जो है स्पेसएक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही सुमेलित है? तो संध्याकर नदी रामचरित्र, बाणभट्ट विक्रमादेवचरित, जो है विल्हन और किलहन जो है हर्षचरित, कालिदास जो है मुद्रा राक्षस। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संध्याकर नदी जो है रामचरित से संबंधित है। बाकी सब गलत है। बाणभट्ट किसकी है? तो बाणभट्ट की बात करें हम लोग, ये हर्षचरित ने लिखी थी। बाणभट्ट जो है हर्षचरित ने लिखी थी। और कलहन की बात करें तो कलहन की किसके रास्तरंगिनी विक्रमादित्य चरित की रचना है। और जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखदत्त की है। ये सभी हम लोग का तीनों गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को जो है सही कालानुक्रम क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि सही क्रम में जो लगाना है इसको। तो गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले होगा 4, यानी कि पहले नेहरू रिपोर्ट आया था, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, आप लोग को पता होगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे। 2 नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा जो होगा 3 नंबर पे, और चौथा जो हो जाएगा 2 नंबर को हो जाएगा 4। तो एक ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्योममित्र, जिसकी उड़ान निर्धारित है, का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? गहरे समुद्र में अन्वेषण गहन, AI संचालित अर्ध मानवीय रोबोट, जलवायु निगरानी के लिए उपग्रह, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, प्रोटोटाइप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा व्योममित्र जो है AI संचालित अर्ध मानवीय रोबोट है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं, व्योममित्र एक AI संचालित अर्ध मानवीय रोबोट है। व्योममित्र अर्थात आकाश मित्र को मानवीय कार्यों का अनुकरण करने और जीवन रक्षक प्रणालियों के साथ बातचीत करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह मानव अंतरिक्ष यात्रियों के जाने से पहले सुरक्षा की जांच करने के लिए जो है मानव रहित गगनयान मिशन पर उड़ान भरेगी। यह रोबोट जो है विकिरण और कंपन को मापने के लिए जो है सेंसर से लैस है। तो ये जो है गगनयान मिशन जो है उससे पहले जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। किस लिए? तो कंपन को मापने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। मगध शासक बिंबिसार का वह वेद कौन था जिन्होंने जो है राजा प्रघोत के उपचार के लिए जो है उज्जैन भेजा गया था? आप लोगों को पता है राजा प्रघोत कहाँ के थे? तो अवंती के जो है शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। कौन सा शिलालेख विशेष रूप से अशोक नाम का जो है उल्लेख करता है, ना कि उसकी उपाधि यानी कि देवनाम प्रिय की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौखिक अभिलेख शिलालेख जो है अशोक के नाम का उल्लेख करता है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन में जो है संतलत काल के संदर्भ में जो है फवाजील क्या था? तो रसोइयों का किया गया अतिरिक्त भुगतान, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने का भुगतान की गई अधिशेष राशि, या फिर धार्मिक तीर्थयात्रों पर जो है एक कर था, या फिर कृषि उपकर था? इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फवाजील उस अधिशेष राजस्व को संदर्भित करता था जो इक्तादार अपने वेतन और सेना के रखरखाव के खर्चे को काटने के बाद केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के। दीपवंश और महावंश किस क्षेत्र के इतिहास के लिए जो है महत्वपूर्ण स्रोत है? तो मगध के, श्रीलंका के, गांधार के, या फिर जावा के? तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दीपवंश और महावंश जो है मुख्य रूप से श्रीलंका के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि श्रीलंका। और इसकी बात करें, ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें जो है संस्कृत में बौद्ध धर्म के आगमन और वहाँ के राजवंशों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। मैं ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं बता करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस अधिनियम ने जो है भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली जो है का प्रावधान किया था? तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग तो 18 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग तो बिहार में कौन सा आंदोलन जो है ताना भक्तों से जुड़ा था? कौन सा था? तो आप लोगों को पता होगा कौन सा था। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर, यानी कि असहयोग आंदोलन से जो है ताना भगत जुड़े थे। बिहार में असहयोग आंदोलन ताना भक्तों से जुड़ा था। ताना भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के जो है उमराव आदिवासी थे। उन्होंने जो 1914 में ब्रिटिश करों और जमींदारी शोषण के खिलाफ जो है सत्याग्रह किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आराघट्टा इसे संदर्भित करता है? तो एक सैन्य हथियार को, सिंचाई के लिए पानी उठाने वाला उपकरण, एक प्रकार का भूमिकर या फिर व्यापारियों का एक संघ। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आराघट्टा जो है सिंचाई के लिए पानी उठाने वाले उपकरण यानी कि रहट को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंचाई के लिए पानी उठाने वाला उपकरण। आप लोगों को पता होगा ऐसे हुआ करता था, जैसे ये हो गया कुआं, यहाँ पे कुआं हो गया, कुआं में ये जो लगाया जाता था, यहाँ पे जो है बाल्टी बांध दिया जाता था और ये घूमता रहता था, बेल बेल लगा दिया जाता था जिसके तरह घूमता रहता, बाल्टी में पानी भर के जो है बिल्कुल संचालित हुआ करता था। आप लोग पहले पंजाबी फिल्म अगर देखते हो तो उसमें जो है ये दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार पटेल थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसकी बात करें हम लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम जो आजाद थे। और आगे बात करें हम लोग 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में चुना गया था इनको अब्दुल कलाम आजाद जी को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के कारण उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था। वे सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आजादी के बाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ से भी क्वेश्चन में जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यही थे शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की। पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग तो पुतीन बिहारी दास जी थे। बड़ा डकैती के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ क्योंकि थोड़ा नया क्वेश्चन है। तो ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक जो है पुलीन बिहारी दास ने जो है वर्ष 1908 में पूर्वी बंगाल के जो है ढाका जिले में एक जमींदार के आवास पर जो है बर्रा डकैती का आयोजन किया था। यह दिन दहाड़े की गई डकैती पहली बड़ी क्रांतिकारी आतंकवादी कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है हथियार खरीदने हेतु धन जुटाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। किस विद्रोह को जो है खेड़वाड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? संथाल विद्रोह, सफा होड़ आंदोलन, मोड़ा विद्रोह, या फिर भील विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफा होड़ आंदोलन को जो है, और इस आंदोलन के जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भागीरथ मांझी जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। कब? 1855 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सफा होड़ आंदोलन को जो है खेड़वाड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के। मौर्य प्रशासन में वाट और माप का जो है प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोतवाध्यक्ष जो है इसके माप तोल का जो है प्रभारी अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 25 नंबर क्वेश्चन का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्लेट सीमा अंतःक्रिया के जो है कारण उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के लिए जो सबसे अधिक प्रबल है? दक्कन का पठार हो गया, भारत गंगा मैदान हो गया, हिमालय पट्टी हो गया, या फिर इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पता हो हिमालय का जो क्षेत्र है बिल्कुल जो है अपर्दन इसमें जो है होता रहता है लगातार, इसलिए जो है ये जो है बिल्कुल भूकंपीय क्षेत्र में जो है आता है। और आप लोग को पता होगा हिमालय जोन जो है इसको जो है जोन 6 का भी दर्जा दिया गया। क्या? जोन 6 जोन 6 का भी जो है दर्जा इसको दिया गया है हिमालय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की।
तूफान की शुरुआत के दौरान तटीय क्षेत्रों में लेक इम्पैक्ट या स्थानीय भारी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो गर्म वायुदाब, गर्म पानी से तीव्र वाष्पीकरण, उच्च पर्वतीय बाधाएं या फिर पृथ्वी का घूर्णन। तो 26 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्म पानी से तीव्र वाष्पीकरण जो होता है वही जाकर के जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आप लोगों को। गर्म पानी से तीव्र वाष्पीकरण जो है तूफान की शुरुआत में तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा या लेक इम्पैक्ट का मुख्य कारण है। गर्म पानी की सतह जो ऊपर की हवा को नमी और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। जब ठंडी हवा इस गर्म पानी के ऊपर से गुजरती है तो वह नमी सोख लेती है, जो बाद में जो है भूमि पर पहुंचने पर भारी वर्षा या बर्फ के रूप में जो है गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में बौद्ध सर्किट के निम्नलिखित स्थलों में से किसे जो है उस स्थान के रूप में मान्यता दी गई है जहां बुद्ध ने जो है अपना अंतिम समय बिताया था? कहाँ बिताया था बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में। और आखिरी उपदेश भी जो है इन्होंने यहीं पे दिया था, वैशाली में ही। इन्होंने यहीं पे जो अपनी मृत्यु का भी जो है, यानी कि महापरिनिर्वाण का भी जो है घोषणा कर दी थी वैशाली में ही। आगे बात करते हैं हम लोग। और एक अशोक स्तंभ भी जो है कहाँ पे है? तो वैशाली में जो है अशोक स्तंभ है, जहाँ पे जो है इनकी अस्थियों का जो है अवशेष रखा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म चक्र को गतिमान करना की जो है अवधारणा बुद्ध के जीवन के किस विशिष्ट चरण से संबंधित है? किस विशिष्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ के मध्य मार्ग का जो है उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के। स्वराज शब्द जिसे बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में जो है लोकप्रिय बनाया गया, पहली बार राजनीतिक धार्मिक सुधारवादी संदर्भ में जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? केसरी के बाल गंगाधर तिलक द्वारा, आर्य समाज के प्रवचन के में जो है दयानंद सरस्वती द्वारा, उपनिषदवाद की आर्थिक अवचलना में दादाभाई नौरोजी द्वारा, या फिर होम रूल आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर की बात हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज के प्रवचन में दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्वराज का प्रयोग किया था। बाद में इसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या हो गया इसमें? क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मूल रूप से मौर्य काल के दौरान जो है निर्मित सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा जो है किया गया था? जैसा कि जूनागढ़ शिलालेख में जो है दर्ज है। तो माउस का, रुद्रदामन प्रथम का, नहपान का, या फिर चस्तन का? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने जो है बाढ़ में जो है हुई क्षति के बाद जो सुदर्शन झील की जो है मरम्मत करवाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस पाल शासक ने जो नालंदा के पतन का जो है मुकाबला करने के लिए जो है या तांत्रिक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? किसने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने जो है 8वीं शताब्दी के अंत में जो है बिहार के भागलपुर जिले में जो है विक्रमादित्य महाविहार की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। शेरशाह सूरी के अधीन कौन सा सिक्का जो है जिसे एक मानकीकृत मुद्रा सुधार के हिस्से के रूप में जो है पेश किया गया था, आधुनिक भारत मौद्रिक प्रणाली का अग्रदूत बना है? तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुपया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। इसमें मैं बता दूं अगर आप लोग इंपॉर्टेंट लगे तो शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545 के रूप में जो है पेश किया था किसको? रुपया को, जो लगभग 178 ग्रेन यानी कि 11.5 ग्राम वजन का जो एक चांदी का सिक्का था। यह सिक्का इतना सुव्यवस्थित और मानकीकृत था कि यह मुगल, मराठा और ब्रिटिश काल के दौरान भी मुद्रा प्रणाली का आधार बना रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुपया कहा जाता था उसको। 178 ग्रेन का होता था, रुपया कहा जाता था और 178 ग्रेन का जो है होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम लोग
बौद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद सप्तकर्णी गुफा में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति किस प्राचीन शहर के पास जो है आयोजित की गई थी? वैशाली, राजगीर, बोधगया या फिर कुशीनगर। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो है लगभग 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था, जिसका प्राचीन नाम जो है राजगीर है, जो कि सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में किया गया था। और किस शासक के समय में? तो अजातशत्रु के समय में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष जो है भिक्षु महाकश्यप जो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और उन्होंने जो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी, रहीमतुल्लाह सियानी जी, अब्दुल कलाम आजाद या फिर हकीम अफजल खान जी। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन यानी कि 1887 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अमृतसर शहर जो बाद में सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र बना, की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो चौथे सिख गुरु रामदास ने जो है 1577 में जो है अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर को जो है मूल रूप से रामदासपुर या चक रामदास के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर की। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो BTEX समूह के तहत जो है बेंजीन का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी सुगंधित वलय संरचना यानी कि एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर और स्थिरता पर जो है ये निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम लोग, जाति विरोधी ग्रंथ गुलामगिरी जो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना के रूप में जो है लिखा गया है और उन्मूलनवादी विचारों के जो है से जो है प्रेरित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो गुलामगिरी है वो ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा जो लिखा गया, जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा संघर्ष किया था शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्होंने अपनी पत्नी जो सावित्री बाई फुले थी उनको भी जो है पढ़ाया था और पढ़ा करके और फिर अन्य बच्चों को भी जो है पढ़ाने के लिए जो है प्रेरित किया था ज्योतिबा भाई फुले जी को। तो बात करते हैं हम लोग, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। टाल मिट्टी जो उच्च उर्वरता और जो है भारी बनावट की जो है विशेषता रखती है, मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो रामेश्वर से की तलहटी में, बक्सर से भागलपुर तक जो है गंगा के दक्षिण के एक संकीर्ण पट्टी के रूप में, गंगा नदी की जो है दियार भूमि में, या फिर नेपाल सीमा के साथ तराई क्षेत्र में। तो इसका बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की हम लोग, तो 39 नंबर क्वेश्चन की देखिए मैं देख करके बताती हूँ टाल क्षेत्र के बारे में। तो ये हम लोग का जो है बिहार का मैप हो गया, ये गंगा नदी हो गया, और जो यहाँ पे जो पाया जाता है ये क्या पाया जाता है? तो ये जो है टाल मृदा है, जो कि दाल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पे जो पाया जाता है ये 6 से 8 किलोमीटर पट्टी, जो ये कौन सी है? तो ये तराई मिट्टी है, ये तराई हो गई, ये ताल मिट्टी हो गई। और यहाँ पे जो बालसुंदरी मृदा पाई जाती है, जो कि सारण के क्षेत्र में हो गया, गोपालगंज क्षेत्र में, यहाँ पर काल से बालसुंदरी मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा ये ताल मृदा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक जो है गंगा के दक्षिण में एक संकीर्ण पट्टी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भौतिक भूगोल में जो है क्रायोस्फीयर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? तो ग्लेशियर और बर्फ की चादरें, परमाफ्रॉस्ट या फिर मौसमी बर्फ का आवरण, इनमें से एक से अधिक। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना होगा क्योंकि इसका जो है सभी से सही है। तो क्रायोस्फीयर पृथ्वी की सतह के उन हिस्सों को संदर्भित करता है जहाँ पानी ठोस रूप में होता है, जिसमें समुद्री बर्फ, झील की बर्फ, नदी की बर्फ, बर्फ का आवरण, ग्लेशियर, आइस कैप, बर्फ की चादर और जमी हुई जमीन, परमाफ्रॉस्ट जिसको कहा जाता है, शामिल है। यह सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करके एल्बेडो प्रभाव और समुद्री धाराओं को जो है प्रभावित करके वैश्विक जलवायु प्रणाली में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 के। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही ढंग से जो है बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना में जो हिमालयी नदी जो है अधिक अवसाद भार क्यों प्रदर्शित करती है? तो इसका हम लोग को ऐसे पता है, नदियों की युवावस्था, तीव्र ढाल एवं नाजुक जो है भूविज्ञान या फिर तीव्र मानसूनी वर्षा, इनमें से एक से अधिक। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
प्रश्न के अनुसार जो है एक से अधिक कारक जो है हिमालयी नदियों के जो है अधिक अवसाद भार के लिए जो है जिम्मेदार है। हिमालयी नदियां अपनी युवा अवस्था में जो है जिनकी विशेषता उच्च वेग और अत्यधिक लंबवत अपरदन जो यानी कि इरोजन क्षमता रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें हम लोग तो एल नीनो जो है कि घटना जो मुख्य रूप से किस महासागरीय क्षेत्र के जो है असामान्य रूप से जो है गर्म होने का परिणाम है। पश्चिमी हिंद महासागर, मध्य अटलांटिक महासागर, पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 42वें क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो एल नीनो जो है कि घटना मुख्य रूप से पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने का परिणाम है। अल नीनो जो होता है, अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि ENSO का जो है गर्म चरण है, जिसकी विशेषता व्यापारिक पवनों का कमजोर होना होता है। यह पश्चिमी प्रशांत से जो है गर्म सतही जल को जो है पेरू और इक्वाडोर के तटों की ओर जो है पूर्व की ओर प्रभावित होने से देता है। यह वैश्विक मौसम पैटर्न को जो है बाधित करता है, जिससे आमतौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका में जो है भारी वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर। आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। और अल नीनो क्या है, तो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। और एक लाल नीनो होता है, तो लाल नीनो कैसी है, लाल नीनो होते ये क्या है, ठंडी जलधारा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण और उसकी तीव्र होने के लिए जो है कई अनुकूल भौगोलिक और वायुमंडलीय स्थितियों का एक साथ होना आवश्यक है, जिसमें जो है विकल्प ABC तीनों जो है अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। जल निकासी भूगोल में जो है जल विभाजक की अवधारणा किसे संदर्भित करती है। तो नदी विभाजन क्षेत्र, 2 ड्रेनेज बेसिनों को अलग करने वाली एक ऊंची पट्टी, एक डेल्टाई वितरिका प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जल विभाजक यानी कि वाटर शेड एक ऊंचा क्षेत्र होता है जहां पर्वत श्रृंखला या पठार जो है 2 आसन्न जल निकासी घाटियों को जो है अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ड्रेनेज बेसिनों को अलग करने वाली एक ऊंची पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक परिभाषित भू आकृतिक विशेषता के रूप में फुमदी की उपस्थिति सबसे सीधे किस हाइड्रोलॉजिक स्थिति से जुड़ी है। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैविक संचय के साथ मीठे पानी के निकायों का दीर्घकालीन ठहराव जो होता है वो होता है फुमदी। फुमदी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है मुख्य रूप से क्या इंगित करने के लिए रामसर स्थलों से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंभीर मानव जाति खतरे के तहत जो है आर्द्र भूमि, इसके लिए जो है रामसर साइट से जुड़ा हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत की काली मिट्टी जो कपास उगाने के लिए आदर्श यानी कि आदर्श है, मूल रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी काली मिट्टी, भारत गंगा मैदान में, दक्कन ट्रैप या पठार में, थार मरुस्थल में या फिर हिमालय की तलहटी में। आप लोगों को पता है काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ज्यादातर भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्कन ट्रैप में जो है पाई जाती है, यानी कि पठार में। काली मिट्टी जो है किससे बनती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि दक्कन पठार के ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनता है। यह अत्यधिक मृगमन्य यानी कि क्ले होती है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जो कपास की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। और सूखने के बाद इसमें जो है दरारें पड़ने लगती है, जो कि अपनी जो है वायु संचार में सहायता करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम लोग। भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में स्थानिक रूप से जो है केंद्रित है, क्योंकि केवल लेटराइट मिट्टी की प्रधानता होती है, उच्च दैनिक तापमान भिन्नता होता है, पर्वतीय वर्षा और छायादार परिस्थितियों का संयोजन होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में जो है कॉफी की खेती मुख्य रूप से पर्वतीय वर्षा और छायादार परिस्थिति का संयोजन के कारण जो है पश्चिमी घाटों में जो है केंद्रित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वतीय वर्षा और छायादार परिस्थिति का संयोजन होता है, वहीं पे जो है कॉफी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को जो है लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा होगी, आप लोगों को पता होगा। हम लोग का जो भारत है, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू बताऊं, ये हम लोग का भारत हो गया।
ये हम लोग का भारत हो गया। यहाँ से जो है आप लोगों को पता होगा 8 राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा होकर गुजरती है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय और त्रिपुरा हो गया। ये 8 राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यही जो है भारत को जो है 2 भागों में बांटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पे जो है कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है। तो चक्रवाती प्रणाली और यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका हो जाएगा हम लोग का एकाएक, यानी कि एक स्पष्ट आई के साथ जो है गर्म कोर होता है। शीतोष्ण चक्रवात की बात करें तो हो जाएगा इसका बीका 3, यानी कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के कारण निर्माण होता है। बम चक्रवात की बात करें हम लोग तो बम चक्रवात हो जाएगा इसका मध्य अक्षांश प्रणाली में तेजी से जो है दबाव गिरना। जुड़वा चक्रवात की बात करें तो भूमध्य रेखा के दोनों और एक साथ विकास होना। इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम लोग तो फुजावाड़ा प्रभाव किससे संबंधित है? फुजावाड़ा प्रभाव जो है किससे संबंधित है? 51 नंबर की बात करते हैं हम लोग तो फुजावाड़ा जो है प्रभाव 2 पास के चक्रवातों की आपसी अंतःक्रिया और घूर्णन को जो है संदर्भित करता है। फुजीवाड़ा प्रभाव तब होता है जब 2 चक्रवात एक दूसरे से के जो है काफी समीप आ जाते हैं, जिसके कारण जो है प्रणालियों की अपेक्षा शक्ति पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। और जो है ये दोनों जो है चक्रवात एक दूसरे के चारों ओर जो घूमने लगते हैं, जिसके कारण इन दोनों में जो है एक दूसरे में विलय हो जाते हैं और जो है एक दूसरे को अवशोषण हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पास के चक्रवातों को जो है आपसी अंतःकरण और घूर्णन से है फुजीवाड़ा प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के ऊपर तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वृद्धि सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री सतह के तापमान में तेजी से वृद्धि और निम्न पवन अपरूपण। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग विधेयकों पर सहमति से संबंधित वैधानिक योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और यहाँ पे जो हम लोग को सही आंसर जो हम लोग को चुनना है। तो बात करते हैं हम लोग यदि संवैधानिक रूप से निहित समय पर सीमा पार हो जाती है तो अदालतें विधेयक पर सहमति मान सकती है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये गलत हो जाएगा, ये नंबर गलत हो जाएगा। और सहमति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रियात्मक जो है दुर्भाव की जांच तक सीमित है। तो ये जो है हम लोग का सही हो जाएगा। जब कोई विधेयक आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति को जो है अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा हम लोग का। आगे बात करते हैं सहमति देने में जो है अनिश्चितकालीन देरी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 4 हम लोग का सही है, तो इसके हिसाब से जो है ए नंबर हम लोग का ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो जनगणना से सवाल पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत की कुल साक्षरता दर 2001 में जो है 64.8% से बढ़कर 2011 में कितने प्रतिशत जो है हो गई है? तो इसकी बात करें हम लोग तो अभी जो वर्तमान में 74.04% जो है वर्तमान में है। और वहीं बिहार की बात करें तो 61.80% जो है बिहार की साक्षरता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 की बात की इसरो के अनुसार जो है चंद्रयान 3 मिशन ने जो है किस वर्ष चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है? 2021 में, 2022 में, 2023 में, इनमें से एक से अधिक। आप लोगों को पता है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर जो है 2023 में जो है आया था। और जो प्रज्ञान था क्या था, तो रोवर प्रज्ञान जो है रोवर का नाम था। और जो लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर जो था क्या था, तो विक्रम लैंडर था जिसके द्वारा जो है चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड किया गया था। और कब हुआ था, तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो 2023 में हुआ था। जो 23 अगस्त को जो इसी दिन जो है हम लोग
23 अगस्त को, और इसी दिन जो हम लोग अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभी शुरुआत हुआ है 2025 से अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है घाटे की वित्त व्यवस्था के प्राथमिक उद्देश्य की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? तो मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना, पूंजी निर्माण के लिए जो संसाधनों को जुटाना, विनिमय दर की अस्थिरता को स्थिर करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजी निर्माण के लिए संसाधनों को जुटाना। ये जो है भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है घाटे की वित्त व्यवस्था में प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में जो है तटस्थ ब्याज दर की अवधारणा उस दर को संदर्भित करती है। इसका राइट आंसर मैं बताते हैं आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है नीतिगत प्रोत्साहन के बिना जो है विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करती है। आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, वस्तु एवं सेवा दर यानी सेवा कर यानी कि जीएसटी की कौन सी विशेषता भारत में राजकोषीय संघवाद को सबसे सीधे मजबूत करती है? तो गंतव्य आधारित कराधान, समान कर दरें, जीएसटी परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीएसटी परिषद की जो है निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो राजकोषीय संघवाद को सबसे सीधा मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार का ऐतिहासिक रूप से औद्योगिकरण का निम्न स्तर किस संरचनात्मक आर्थिक कारण से जो है सबसे निकटता से जुड़ा है? कृषि अधिशेष की कमी, अपर्याप्त खनिज संसाधन, कमजोर बुनियादी ढांचा और बाजार पहुंच, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमजोर बुनियादी ढांचा और जो है बाजार बिहार के जो है निम्न औद्योगिक का जो मुख्य कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी, जो चॉइस का कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सी सरकारी खातों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से सबसे अच्छा अलग करता है? तो कौन करता है? तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीगत व्यय भविष्य की परिसंपत्ति बनाता है। जो पूंजीगत संपत्ति क्या होता है, जिसपे जो है रेल पे खर्च किया गया, आपको ब्रिज पे हो गया, ब्रिज बना दिया गया, ओवर ब्रिज बना दिया गया, या फिर कोई ऐसी जो बना दी गई है जिसके तहत जो हमें भविष्य में भी जो है पैसे जो है आते रहेंगे, वो होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वो होता है जिसके जो हो गया हम लोग का सब्सिडी हो गया, जो वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब क्या है? ये सब राजस्व व्यय है, ना कि पूंजीगत व्यय है। आगे बात करते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, भारत में वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से आर्थिक विकास में जो है किस प्रकार योगदान देता है? तो विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाकर औपचारिक ऋण और बचत तक पहुंच का जो विस्तार करके अनौपचारिक क्षेत्र में के रोजगार को जो समाप्त करके, उपयुक्त में से एक से अधिक। 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औपचारिक ऋण और बचत तक पहुंच का जो है विस्तार करके। आगे बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। संविधान 130वां संशोधन विधेयक, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुल जो है 150 क्वेश्चन जो है मैं एक ही वीडियो में करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। एक ही वीडियो में आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन जो है पूरा प्रैक्टिस से जो है लगा सकते हैं। इसलिए मैं जो है थोड़ा लॉन्ग होगा, बट जो है आप लोग जो है इसका स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं, और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो संविधान जो है 130वां संशोधन विधेयक मुख्य रूप से किस मुद्दे को जो है संशोधित करता है? तो ये पता होगा आपको 130वां संविधान संशोधन जो कि बहुत चर्चा में रहा था, ये होगा गिरफ्तारी के अधीन मंत्रियों की जवाबदेही, यानी कि किसी भी मंत्री को जो है, अगर कोई भी मंत्री जो है किसी को उसको आरोप लगा, अगर वो जेल में रहता है, अगर 30 दिन से अधिक अगर वो जेल में रहता है, तो उसका जो है सीट जो है खुद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। पहले की सरकार होती थी कि जैसे खुद जेल में रह करके बाहर जो है प्रशासन दूसरे के माध्यम से चलाती थी, मगर ऐसा अब नहीं होगा। 30 दिन तक अगर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसको जो है उस पद को जो है रिक्त मान लिया जाएगा। एक सब पे लागू होगा, जो प्रधानमंत्री, सीएम वगैरह जितने भी पद है सब पे लागू होगा। और 129वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो है संबंधित है, एक राष्ट्र एक चुनाव से। आगे बात करते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन के। सार्वजनिक वित्त में क्राउडिंग आउट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी उधार के कारण निजी निवेश में गिरावट। आगे बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को जो है उनके प्राथमिक फोकस के साथ जो है सुमिलित करना है। तो 64 नंबर का 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो प्रथम योजना में जो है किस पे बल दिया गया था? तो प्रथम योजना में जो है कृषि और जो है सिंचाई पे बल दिया गया था। कब से कब तक प्रथम योजना? तो 1951 से लेकर के 1956 तक जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना।
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, इस पे किस पे बल दिया गया था, तो भारी उद्योग और बुनियादी सामान पे जो है जोर दिया गया था। चौथा पंचवर्षीय योजना में जो है स्थिरता के साथ विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन पे जो है ध्यान दिया गया था। और तीसरे के बाद जो है आप लोगों को पता होगा 3 साल का जो है 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 यानी कि IS इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार जो है देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो है हम लोग का सही हो जाएगा। एक सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो ये हम लोग का जो है हम लोग का सही हो जाएगा। अधिकतम वृक्ष आवरण महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और प्रदेश में जो है पाया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन के। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे राज्य केवल किसके द्वारा जो है संचित कर सकता है। तो किसके द्वारा, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ये सही हो जाएगा हम लोग का। और कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस जैसे अमेरिका में है, तो गलत हो जाएगा। प्रक्रिया जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत हो जाए, सही हो जाएगा। केवल कार्यकारी विवेक से, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो हम लोग का सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। ओह माय गॉड। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की जो है अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है, 74 में, 75 में, 76 में, 78 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 में जो है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और 74 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति के लिए जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की प्रावधान किया गया है। 75 और 76 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 78 की बात करें हम लोग तो राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए जो संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं 78 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75। इसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में जो है सीटों के आवंटन से जो है संबंधित है। इसका 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो है आवंटित सीटों की संख्या का विवरण बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी अनुसूची में। तीसरे अनुसूची की बात करें तो तीसरे अनुसूची में क्या है, अनुसूची में जो है शपथ संबंधित है। और छठी अनुसूची में आप लोगों को पता होगा कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति के जो संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के जो है स्पष्टीकरण का उदाहरण है। तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 101 या फिर अनुच्छेद 174। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है अनुच्छेद 200 जो है विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्पों को रेखांकित करता है। सहमति रोकना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। यदि विधानमंडल विधेयक को दोबारा पारित कर देता है तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 200। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में टेस्ट से लिया गया, कहाँ से लिया गया है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो भारत ने जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है जापान से अपनाई है, जो कि अनुच्छेद 21 में जो अमेरिका की ड्यू प्रोसेस लॉ के बजाय इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जो विधायी प्रक्रिया के महत्व पर बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान से जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जो कौन सा निकाय जिम्मेदार है। तो चुनाव आयोग, संसद परिसीमन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी परिसीमन के लिए। तो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होगा परिसीमन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग है। और परिसीमन आयोग का गठन जो राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन अधिनियम 1902 के तहत जो है किया गया है। कब, तो परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग जो है एक असंवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें हम लोग तो 1 जनवरी 2005
2015 को जो है इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन की बात करें हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की, तो केशवानंद भारती मामले 1973 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा था। तो क्या नहीं कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान की मूल संरचना को जो है बदला जा सकता है, ये नहीं कहा था। बस ये कहा था कि संसद के पास जो है संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने की शक्ति है, मगर बदला जा सकता है मूल संरचना को, ये नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की, तो वक्फ यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जो आया था, आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, ने जो है भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित प्राथमिक कानून का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका जो नाम जो है उम्मीद कर दिया गया, उम्मीद अधिनियम जो है इसका नाम कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, तो उम्मीद का फुल फॉर्म हो जाएगा हम लोग का वक्फ प्रबंधन आधिकारिक दस्ता और विकास, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वक्फ प्रबंधन अधिकारिकता दस्ता और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसमें जो है समावेशी शासन के लिए जो वक्फ बोर्डों में जो है गैर मुस्लिम विशेषज्ञों और महिलाओं को जो है शामिल करने में जो है सक्षम बनाता है। पहले जो इसमें जो है मुस्लिम जो मतलब महिलाएं जो थी इसमें शामिल नहीं थी, और ना ही गैर मुस्लिम विशेषज्ञ इसमें शामिल थे, बट अब जो इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, मिनर्वा मिल्स मामले 1990 के संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत की पुष्टि की है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकार पर पूर्ण प्राथमिकता प्रदान प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सद्भाव और संतुलन सामान्य कानून द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो है सद्भाव और संतुलन बनाने के लिए। मिनर्वा मिल मामला, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दायरे का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक जो है अस्थायी विधायिक शक्ति है जो संसदीय अनुमोदन के अधीन है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 के। मुगल अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के साथ सम्मिलित करना है। मुगल अधिकारी को, तो मीर बख्शी को किसको कहा जाता था, मीर बख्शी जो कहा जाता था सैन्य विभाग का प्रमुख जो होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें मीर समा जो है शाही घराने का प्रभारी जो होता था उसको कहा जाता था। वरीद की बात करें हम लोग तो वरीद क्या होता था, तो वरीद जो होता था वो खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। मुहस्सिब की बात करें तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 की हम लोग बात करें, नदी अपहरण की घटना उन क्षेत्रों में होने की सबसे अधिक संभावना है जिनकी विशेषता है मंद ढाल और कम राहत, सक्रिय विवर्तनिकी और शीर्ष अपरदन, स्थिर प्लेटोनिक प्लेटफॉर्म उपयुक्त में से एक से अधिक। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्रिय विवर्तनिकी और शीर्ष अपरदन जहाँ पे होता है वहीं पे जो है नदी अपहरण की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। बिहार में छोटी और खंडित जोतों की प्रधानता मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को जो है कम करके। इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन में बताते हैं आप लोग को। बिहार में छोटी और खंडित जोत मुख्य रूप से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को कम करती है। खंडित जोत के कारण जो है मशीनीकरण और आधुनिकीकरण कृषि निवेशों का जो प्रभावी उपयोग सीमित हो जाता है, जिसमें कि प्रति इकाई उत्पादन जो होता है लगातार बढ़ जाती है क्योंकि छोटे खेतों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग महंगा पड़ता है। इसके समाधान के लिए जो है सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें हम लोग, वायुमंडल में 78% होने के बावजूद नाइट्रोजन की जो है पौधों की वृद्धि के लिए जो एक सीमित कारक यानी कि लिमिटेड फैक्टर क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन उस रूप में है जिसे पौधे सीधे जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है कम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पारिस्थितिकी में जो है इकोटोन शब्द का जो है अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इकोटोन का, तो इकोटोन का क्या मतलब हो जाएगा, पारिस्थितिकी में जो इकोटोन शब्द का तात्पर्य दो विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण के क्षेत्र से है। इकोटोन वह क्षेत्र जहाँ दो अलग अलग समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं, जहाँ दलदली भूमि, सूखी भूमि और पानी के बीच जो है, या जंगल का किनारा, जंगल और घास के मैदान के बीच जो है
होता है। इन क्षेत्रों में जो है अक्सर दोनों व्यक्तिगत पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में अधिक प्रजाति विविधता और घनत्व होता है, जिसे जो है किनारा प्रभाव यानी कि एड्ज इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो विविध परिस्थिति, ऑप्शन नंबर बी, दो विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जो है संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। न्यायिक प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के उपकरणों से जुड़े निम्नलिखित जोखिमों पर जो है विचार करना है। यहाँ पे हम लोग को जो है जोखिम के बारे में बताना है। नैतिक चुनौतियों के रूप में जो है पहचाना गया है, तो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है जोखिम है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। भारत में जेल प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा करती है? जाति पहचान के आधार पर जेल श्रम का आवंटन, कुछ जेल कार्यों का अपमानजनक या निम्न स्तर के रूप में वर्गीकरण, राज्यों में जेल श्रम के लिए समान वेतन संरचना, महिला कैदियों के प्रजनन स्वायत्ता की सीमित पहचान। तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 4 जो है सही है। 1, 2 और 4 जो है सही, तीसरा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल कटिहार जिले में स्थित है, जो हाल ही में जो है बिहार के 6ठे और भारत के 94 नंबर का रामसर स्थल जो है नामित किया गया है। तो कौन सा होगा, आप लोगों को पता होगा। कटिहार में कौन सा है? तो कटिहार में जो है गोकुल जलाशय, कटिहार में जो है जगह गोगा बिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गोकुल जलाशय कहाँ है? ये जो है बक्सर में है। और कांवड़ झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है, जो कि बिहार का जो है पहला रामसर स्थल है और भारत पूरे विश्व का जो है सबसे मीठे पानी का झील है कांवड़ झील। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार के श्रम बल की जो है कौन सी विशेषता अंतर्राज्यीय प्रवास पर्यटन पर जो है सबसे मजबूत प्रभाव डालती है? उच्च महिला कार्यबल पर भागीदारी, अधिशेष अर्ध कुशल श्रम, मौसमी कृषि रोजगार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौसमी कृषि रोजगार जो है अधिक प्रभाव डालती है अंतर्राज्यीय प्रवास पर्यटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। मॉडल यूथ ग्राम सभा, मॉडल जो है यूथ ग्राम सभा पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है? कौन से उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है? अनुभावनात्मक नागरिक शिक्षा के माध्यम से सहभागी शासन को संस्थागत बनाना, विधायी विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, स्कूल स्तर पर जो है शिक्षा प्रथाओं के भीतर संवैधानिक मूल्यों को एकीकृत करना, ग्रामीण युवाओं की जो है चुनावी भागीदारी का विस्तार करना। तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3, 4 जो है सही है। कौन सा? 1, 3, 4 जो है सही, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो है स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आप लोग को? तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिषद में जो है गंगा नदी के तट पर जो है स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में जो है बिहार में गंगा नदी के तट पे। आगे बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है? पहला जो है वाल्मीकि है, आप लोग को पता होगा, दूसरा जो है कैमूर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? तो गया में, पटना में, राजगीर में या फिर मुंगेर में। तो इसका बात करें तो राजगीर में जो है बनाया जा रहा है ग्लास ब्रिज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ स्थापित की गई है, जिसमें शेरों और बाघों के लिए जो है बड़े बाड़े जो है बनाए गए हैं? तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो बिहार की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है 16 फरवरी 2022 को जो है राजगीर नालंदा में किया गया है। यह सफारी जो लगभग 480 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें जो है शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण के लिए जो है 5 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की। गंडक नदी के मार्ग और बिहार में किसकी भूमिका के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन जो है सही है? यह बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है, गंडक नदी की बात हो रही है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह गंगा की दक्षिण तट की सहायक नदी है। यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर जो है 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाएगा। ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा जो है बनाती है। आप लोगों को पता होगा, मैं बिहार का मैप बना के दिखाऊँ, तो ये हो गया बिहार का मैप। यहाँ पे जो है गंडक नदी जो है बिहार में है, जो कि उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के बीच में जो है सीमा बनाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन की। तो हाल हाल की जनगणना आर्थिक आंकड़ों के अनुसार जो बिहार के किस जिले में शहरीकरण स्तर जो है सबसे कम है? कहाँ पे है शहरीकरण सबसे कम है? तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि समस्तीपुर में। सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो है पटना में है, दूसरा सबसे कम जो है समस्तीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो डीएनए की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित और प्रसारित जो है करने के लिए जो है विशिष्ट रूप से जो है उपयुक्त बनाती है। तो दो धागों यानी कि स्ट्रैंड की पूरकता या फिर डबल हेलिक्स संरचना प्रति घुमाव बेस एयर की संख्या या फिर शुगर फॉस्फेट बैक चेन। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो दो धागों की जो है पूरकता डीएनए को जो है आनुवंशिक जानकारी प्रसारित करने के लिए जो है विशिष्ट बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन की। तो वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक डैश है, क्या है? तो ये एक आनुवंशिक विकार है। क्या है? आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें हम लोग कुछ बताना है मेडेलियन विकार जो है इसमें से कौन सा है। तो हेमोफीलिया की बात करें तो ये क्या है? एक मेडेलियन विकार है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी जो है मेडेलियन जो है विकार है। सिकल सेल एनीमिया ये भी जो है मेडेलियन विकार है। बट जो है डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है? ये गुणसूत्र विकार है। ये गलत हो जाएगा चौथा हम लोग का। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का केवल 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इसलिए हम लोग जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन के। कार्य यानी कि वर्क की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या है? जो है जूल हो जाएगी हम लोग का। और न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन जो है बल की इकाई है। न्यूटन क्या है? तो बल की इकाई है। न्यूटन जो है बल की इकाई है। और वाट की बात करें तो वाट जो है शक्ति की इकाई है। किसकी? शक्ति की इकाई है। बाकी बात करें हम लोग डाइन की। डाइन क्या है? सीजीएस प्रणाली में जो है बल की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए। कार्य की जो इकाई है क्या है? तो जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 की। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये जो है सही हो जाएगा। अश्व शक्ति की बात करें तो ये शक्ति की इकाई सही होगा। आप लोगों को पता होगा 448 जो है ये जो है एक हॉर्स पावर की इकाई है। नेक्स्ट बात करें समुद्री मील नौसैनिक दूरी की इकाई, सही बात है। सेल्सियस ये क्या है? तो उष्मा की इकाई है। ये गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि सेल्सियस जो है तापमान की इकाई है ना कि, और उष्मा की इकाई जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। जो हम लोग पढ़े थे यहाँ कार्य उसी को उष्मा यानी कि जूल इकाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। गलत कौन सा है? तो डी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के स्तंभ में जो ओजोन की मोटाई किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो किसके संदर्भ में मापी जाती है? ओजोन इकाई, डॉप्सन इकाई, थॉम्सन इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई जो है डॉप्सन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 113 नंबर क्वेश्चन। चीनी यानी कि शुगर के जो है किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल। तो 113 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिल अल्कोहल जो है प्राप्त होता है। चीनी के किण्वन से एथिल अल्कोहल जो है का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है और फिर ईस्ट द्वारा जो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जो है जांच के लिए जो पुलिस द्वारा किए जाने वाले ब्रीथ टेस्ट के फिल्टर पेपर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है होता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 115 नंबर का। भारत और नेपाल के बीच जो है हुए कोसी समझौते 1954 में जो हुआ था, निम्नलिखित पे जो है विचार करना है। इस परियोजना में उत्तरी बिहार में बाढ़ को जो है नियंत्रित करने के लिए जो नेपाल में निर्मित एक बाढ़ शामिल है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट ऑप्शन तो संप्रभुत्व और जल अधिकार के संबंध में नेपाल की चिंताओं को दूर करने के लिए 1966 में जो है समझौते को जो है संशोधित किया गया। ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तटबंधों का रखरखाव मुख्य रूप से नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है। ये गलत हो जाएगा हम लोग का, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, या फिर 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, या फिर 10,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन की। तो यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर जो है शरीर का वजन क्या होगा? तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक जो है लुप्त हो जाए, इसका सही परिणाम क्या होगा? तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को जो है 8 किलोग्राम
प्रति सेकंड की गति से जो है अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यह जो है पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन। सूची को जो है सूची 2 में से सम्मिलित करना है। यहाँ पे उपकरण दिया गया है, यहाँ पे कार्य या विवरण दिया गया है। तो हाइड्रोफोन का जो है कार्य क्या है? तो हाइड्रोफोन का कार्य है पानी के भीतर, हाइड्रो मीन्स होता है पानी के भीतर सभी दिशाओं में जो है समुद्री ध्वनि को जो है रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। नेक्स्ट है मेगाफोन हो जाएगा ध्वनि को दूर स्थानों तक फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है एनेमोमीटर का कार्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हवा की गति मापने वाला यंत्र है। और टेकोमीटर क्या हो जाएगा? यानी कि डी का एक हो जाएगा। शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन। घरेलू बिजली की वायरिंग मूल रूप से एक है, क्या है? तो समांतर संयोजन है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। जलते हुए बिजली के बल्ब के जो है फिलामेंट का तापमान आमतौर पर होता है, कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण की जो है सही व्याख्या की जाती है? तो 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु की समग्र तटस्थ की संख्या सही व्याख्या की जाती है। यह मॉडल बताता है कि परमाणु में धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु की समग्र तटस्थता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, थोड़ा सा 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आनुवांशिक का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो ये आप लोगों को पता होगा किसके द्वारा किया गया था। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम अनिश्चितता का सिद्धांत, 124 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है दिया गया था अनिश्चितता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 125 नंबर क्वेश्चन के परमाणु ऊर्जा के दोहन से जो है अक्सर क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण होता है या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है। तो 125 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, परमाणु ऊर्जा के दोहन से अक्सर जो है तापीय प्रदूषण यानी कि थर्मल पोल्यूशन जो है होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन की। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक जो है धनात्मक रूप से जो है आवेशित कण है? तो बीटा कण है या फिर अल्फा कण है या फिर कैथोड कण है या फिर उपयुक्त में इनमें से एक से अधिक। तो 26 नंबर की बात 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 127 नंबर का, धूमकेतु यानी कि कॉमेट की पूंछ जो है हमेशा किस ओर इशारा करती है? सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर या फिर उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। तो 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य से दूर की ओर जो है इशारा करती है। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन की। 128 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उभयलिंग पौधा है? तो मार्थेलिसिया या फिर साइकस या फिर पाइनस या फिर खजूर। तो कौन सा हो जाए उभयलिंगी पौधा? तो ये जो है पाइनस एक जो है उभयलिंगी पौधा है, जिसमें नर और मादा दोनों जो है शंकु यानी कि कोन्स एक ही जो है पेड़ पर लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइनस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 की। तो एक बीजपत्री पौधे जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दर्शाता है? पत्तियों में जालीदार शिलाविन्यास, मूसला जड़ प्रणाली, फूल तृतीय या फिर बारहमासी विकास। तो 128 नंबर क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक बीजपत्री पौधे के जो है फूल तृतीय यानी कि ट्राइमेरस होते हैं। इसका अर्थ यह है कि फूलों के भाग 3 या उसके गुण को यानी कि मल्टीपल्स के सेट में व्यवस्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूल तृतीय। नेक्स्ट बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। अनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन किसके लिए जो है विकसित किया गया है? किसके लिए विकसित किया? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए या फिर कवक प्रतिरोध के लिए। तो 130 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन को जो है कीट प्रतिरोध के लिए जो है विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीट प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। फल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को किसके द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है? विभाजीय अनुप्रयोग के उपयोग से, नाइट्रोजन अवरोधकों के उपयोग से, नाइट्रोजन उर्वरक के धीमी गति से प्रसार का उपयोग करके, उपयुक्त में से सभी। तो 131 नंबर का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संघीवोरस है, अर्थात जो अन्य जीवों के जो है रक्त पर जीवित रहता है? तो सैड वर्म हो जाएगा, जोक हो जाएगा, पैडल वर्म हो जाएगा या फिर लग वर्म हो जाएगा।
तो 132 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोंक, जो कि दूसरे के रक्त पे जो है जीवित रहता है, दूसरे जीवों, अन्य जीवों के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? मधुमक्खी जो होते हैं कॉलोनी के सदस्य जो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या स्पर्श से? तो 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे को जो है गंध के द्वारा जो है पहचानते हैं, और नृत्य के द्वारा जो है भोजन जब पता लगता है तो भोजन का रास्ता दिखाने के लिए जो है नृत्य का प्रयोग करते हैं मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव है, कौन है? ऑक्टोपस है, स्क्विड है, कोरल मूंगा है या फिर जेलीफिश है? 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा अकशेरुकी जायंट स्क्विड है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली यानी कि ट्रू फिश है? तो सिल्वर फिश, क्रेफिश, जेलीफिश या फिर कैटफिश? तो 135 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कैटफिश एक वास्तविक मछली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 136 नंबर क्वेश्चन, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि शाखाएं आमतौर ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर बढ़ती है, इसे जो है किस रूप में जाना जाता है? तो जलानुत्सर्जन के बारे में, गुरुत्व उत्सर्जन के बारे में, रसायन उत्सर्जन, यानी ये सभी। तो 136 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन की बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भूमिगत रूप से उत्पादित निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक संशोधित जड़ यानी कि मॉडिफाइड रूट है? आलू, शकरकंद, बड़ा जिमीकंद? तो 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शकरकंद एक जो है संशोधित जड़ है। शकरकंद जो होता है भोजन संचय के कारण फूल जाती है। आलू बड़ा और जिमीकंद संशोधित तने यानी कि मॉडिफाइड स्टेम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शकरकंद जो है क्या है, एक संशोधित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 की। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें हम लोग, अदरक जिंजर एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोजन सामग्री संग्रहित करता है, इसमें जो है पर्ण यानी कि नोट्स और पर्णपाती होते हैं, यह मिट्टी और क्षैतिज रूप से जो है बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें जो है पर्ण यानी कि नोट्स और जो है पर्णपाती जो है होती है इसमें अदरक में। और आप लोगों को पता होगा कि जो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सब क्या है, ये तना है। नेक्स्ट बात करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, पके हुए सेब, टमाटर और अंगूर के छिलके का रंग जो है किसके संचय के कारण जो है होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, एथिलीन के कारण? तो 139 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब, टमाटर और अंगूर का जो है छिलका जो है रंग जो है संचय होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन, अंगूर असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन जो होता है किससे होता है? स्तनधारी उपास्थि द्वारा, भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा, पुराने ऊतक के द्वारा, ये सभी के द्वारा? 140 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 141, यहाँ से मैथ 10 क्वेश्चन जो है मैथ के दिए हुए हैं, ये आप लोग जो है खुद से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आप लोग को जो है राइट आंसर बता देती हूँ। तो ऑप्शन 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और 42 का बात करें हम लोग तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 42 का सी। और 43 की बात करें ऑप्शन नंबर बी सही है, और 44 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 की तो सी नंबर जो है सही है, और 146 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 47 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा 120। नेक्स्ट बात करें 148 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 149 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x1 y का 3/2। और 150 की बात करें हम लोग, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोग जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को तो आप लोग जो है कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को जो है पूरा 10 सेट जो है कंप्लीट करवाऊंगी, और आप लोग कहिएगा तो जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है वो भी मैं आप लोग को करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो है और जो है बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।